हाईकोर्ट के फैसले ने बढ़ाया सियासी पारा। पक्ष विपक्ष में चले आरोप प्रत्यारोप के तीर। 58% की जगह 50% होगा आरक्षण। फैसले के विरुद्ध सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। एसटी/एससी ओबीसी को बड़ा झटका। साल 2012 के तत्कालीन रमन सरकार के 58% आरक्षण के फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद अब आरक्षित वर्गों को केवल 50% आरक्षण ही मिलेगा। अब इस मसले पर तत्कालीन सरकार के नुमाइंदे और मौजूदा सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोपों के तीर चल रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, न ही पैरवी के लिए योग्य वकीलों को रखा। नतीजतन फैसला आरक्षित वर्गों के पक्ष में नहीं आया। कांग्रेस पार्टी की सरकार मुझे लगता है जानबूझ करके जनजातियों को कमजोर करने के लिए इस आरक्षण को कैसे उनके विपरीत निर्णय आए, ये इनके मन में थी, इनकी मानसिकता में थी। जनजातियों के संबंध में बहुत सारे विषय उनको सामने रखना चाहिए था, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया, जिसके कारण 32% आरक्षण में 12% कम हो गया है। पूरा प्रदेश का जनजाति समाज इसके कारण व्यथित है और उद्वेलित है। मौजूदा सरकार ने इस पूरे मसले पर पूर्ववर्ती रमन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस का कहना है कि 2012 में आरक्षण 50 से 58% किया गया, तो उस समय की सरकार की जिम्मेदारी थी कि इसे सिद्ध करे। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 58% किया, तो बिना तैयारी कर दी है, कोर्ट में लंबित था। आज कोर्ट का फैसला है, चूँकि उस आधार पे उन्होंने किया है तो उसको रिवर्ट कर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इससे यहाँ के लोगों को नुकसान है। यहाँ की जो जनसंख्या उसके आधार पे उसको आरक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना तैयारी के उसको लागू कर दिए थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हम उसका अध्ययन करके फिर उच्चतम न्यायालय जाएंगे। 58% आरक्षण को बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने का फैसला आया है। इस दुर्भाग्यजनक स्थिति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश की जनता से माफी मांगे। भाजपा की नियत खोरी के कारण आरक्षण के खिलाफ फैसला आया। बहरहाल हाईकोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, लेकिन सत्ताधारी दलों के राजनीतिक स्वार्थ के चलते आरक्षण का लाभ ले रहे वर्ग के साथ राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस आने वाले चुनाव को देखते हुए गेंद को एक दूसरे के पाले में डालने का काम कर रही है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण की आग फिर से जल उठी है। हैरत की बात यह नहीं कि इस बार यह आग सियासी दलों के जुबानी जंग से लग रही है। मुद्दा यह नहीं कि आरक्षण बढ़ोतरी का आदेश रद्द हो गया है, राजनीतिक दल तो बस इसी मुद्दे पर तूल देने पर आमादा है कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। सवाल जिम्मेदारी का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार आरक्षण पाने वाले लोगों का जो मौजूदा अहित होगा उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस ने आरक्षण पर कोर्ट में अपना मजबूती के साथ पक्ष नहीं रखा, तो कांग्रेस कह रही कि कमजोर बुनियाद पर ही आरक्षण की नींव रखी गई थी, जिसका हश्र यह हुआ कि कोर्ट में आरक्षण बढ़ोतरी को असंवैधानिक बता दिया। अब इस पूरे विषय पर पिछले 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आरक्षण में बढ़ोतरी कमजोर आधार पर की गई थी या मजबूत आधार पर? अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आरक्षण की वजह से जो नुकसान कमजोर और गरीब तबके को होगा उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा। आम जनता, आम लोगों की नजर में तो यह जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो क्या सरकार ने सियासी नफा नुकसान की वजह से आरक्षण के मुद्दे को बीजेपी के पाले में डालने का काम किया, या फिर वाकई में बीजेपी ही आरक्षण पाने वाले लोगों का हित
नहीं चाहती थी? यह तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम आज के कार्यक्रम में पाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ विकास मरकाम जी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो एसटी मोर्चा है उसके, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। चंद्राकर साहब, सबसे पहले तो आपके पास ही मैं आता हूं, कौन जीता कौन हारा मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता उस पर। कोर्ट से निकले आदेश पर तो देखकर यही लगता है इसकी टोपी उसके सिर। सीएम ने भी बहुत साफ बोला नुकसान यहां की जनता का ही होगा। सियासी तूल अचानक ये पूरा विषय पकड़ते जा रहा है। जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? जिनका ये नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन कर पाएगा? चंद्राकर साहब। देखिए आदित्य जी, निश्चित रूप से आप जो इन शब्दों का प्रयोग किए, कमज़ोर बुनियाद, अगर इंदिरा साहनी जजमेंट की बात करें तो उसमें तो स्पष्ट है कि 49.5%, जिसमें 7.5% एसटी वर्ग के लिए, 27% ओबीसी वर्ग के लिए, अब बचा जो है वो एससी वर्ग के लिए। लेकिन हम लोग जब मध्य प्रदेश से अलग हुए, अब मध्य प्रदेश में से जब अलग हुए तो छत्तीसगढ़ में यह देखा गया कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से ज़्यादा 6.38% आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। तो उस समय की सरकार, उस समय के जो वरिष्ठ मंत्री ननकीराम कंवर जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए थे, और उस कमेटी में काफ़ी वैचारिक मंथन किया गया। राउंड फिगर 1000 के आसपास पेज का है वो उसमें रिकमेंडेशन है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में यह कहा गया कि ठीक है इतना है रिजर्वेशन, लेकिन किसी राज्य की टोपोग्राफी, किसी राज्य की जेन्युइन तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, साइंटिफिक रूप से वो अगर कन्विंस कर पाते हैं तो जस्ट लाइक तमिलनाडु 69% किया जा सकता है, ये गुंजाइश है उसमें। लेकिन यहाँ पर अब आदरणीय सतीश चंद्र वर्मा जी जिस तरह से माननीय न्यायपालिका के साथ जब रूबरू हुए और अनुरोध किए कि इस 1000 पेज के पन्ने को हमें रखने का अवसर मिले, तब तक काफ़ी डिले हो गया था। इसका मतलब है डॉक्टर रमन सिंह जी 50% से 58% किए। अब भूपेश जी के कार्यकाल में एससी समुदाय से जो 1% उसमें वृद्धि किया गया, 59% किया गया। लेकिन ये मामला 2012 का है, और 2012 से ये चल रहा था। ये लॉ डिपार्टमेंट उस समय का मंत्री, जिस तरह से इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी, ये लोग कन्विंस करने में माननीय न्यायपालिका को असफल रहे। और आज मध्य प्रदेश से जो अलग हुए थे, जिसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी अभी अपील भी की है कि नुकसान तो समस्त वर्गों का है, इसे एसटी, एससी और ओबीसी इस वर्ग से ना देखें, यहाँ के नागरिकों का जो सपना देखे थे छत्तीसगढ़ राज्य का, और 22 साल कंप्लीट होने वाला है, तो एक बड़ा आघात के समान है ये आदित्य जी। विकास जी, सवाल आपसे इसलिए है, लोगों का आरोप रहता है, कांग्रेस का भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। आज फिर से सिद्ध हो गया, कांग्रेस का कहना है। अब जो उच्च संस्थान में जो बच्चे जाना चाहते हैं एडमिशन कैसे ले पाएंगे? और जो अगर कमेटी की अगर सिफारिश थी, उस समय की जो कमेटी की बात आज मोहन मरकाम करे थे, उस कमेटी की सिफारिश पर भी ध्यान नहीं दिया कि ये भी बात सामने आ रही है, और कांग्रेस कह रही कि वो आपको बेनकाब कर रही है। तो क्या आप मान रहे हैं कि गलती हुई थी उस समय आपसे, और गलती हुई थी तो सुधारा क्यों नहीं गया? मरकाम साहब। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम पारित किया गया, और उस संशोधन से प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के जनसंख्या के अनुपात में 32% का आरक्षण जनजाति वर्ग के लिए तय हुआ। 2012 से लेकर 2018 तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। उस समय भी उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर हुई। यदि यह विधेयक यदि गलत होता, यदि यह विधेयक असंवैधानिक होता, तो पहली नजर में ही उच्च न्यायालय जो है वो स्टे दे चुका होता। परंतु हुआ क्या? हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो जनजाति वर्ग के साथ खड़ी होकर, अपने इस विधेयक के साथ खड़े होकर सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इस विधेयक को साथ साधा।
परंतु 2019 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस के सरकार बनने के बाद आदिवासियों के साथ षड्यंत्र होना प्रारंभ हुआ। भूपेश सरकार की भारी विफलता के कारण ही यह विधेयक जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में अपास्त हुआ। इसके पूर्व भी कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जनजाति वर्ग को छलने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था तो उस समय पदोन्नति में आरक्षण का नियम बनाने के लिए कांग्रेस की उस सरकार को 3 साल लगे थे, और जब 2003 में पदोन्नति आरक्षण अधिनियम लागू हुआ उसको हमने 15 साल तक डिफेंड किया। उसमें भी उच्च न्यायालय में जो है याचिकाएं लाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो है उस विधेयक को भी डिफेंड करती रही। और आपको बताना चाहता हूं कि जब ये कांग्रेस की सरकार बनी तो आज पदोन्नति में आरक्षण का भी जो हमारा विधेयक था वो अपास्त घोषित हो चुका है। सरकार हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे एससी भाइयों को, हमारे ओबीसी भाइयों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं देना चाह रही है। कांग्रेस की सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रही है। संवैधानिक अधिकारों के परिपालन में जब जब मामला कानूनी हुआ है तब तब भूपेश बघेल की यह सरकार फिसड्डी साबित हुई है। सुरेंद्र वर्मा जी, दस्तूर है, चंद्राकर साहब भी बैठे हैं मेरे पास, कहते हैं कि जब कोई अपराधी अपराध करता है उस अपराध को देखना भी उतना ही बड़ा अपराध होता है। आपने ऐसे चुपचाप होने कैसे दिया वर्मा जी? आज तमाम मोहन मरकाम जी आ रहे हैं, ये सब लोग आ रहे हैं, आप लोग अगर शपथ पत्र क्यों नहीं दिए उस समय जब लग रहा था भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत कर रही है, वाकई में तथ्य के रूप में जो चीज चाहिए वो नहीं रख पा रही है माननीय हाईकोर्ट में, तो आप लोग शपथ पत्र रख सकते थे और उस समय भी सामने आ सकते थे। अब जब फैसला आ गया, अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर पूरा दारोमदार ठीकरा फोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उस समय हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती ना। विपक्ष में हो तो क्या हुआ, जनता के लिए तो आप भी चुने गए वर्मा साहब। निश्चित रूप से आदित्य जी, पूरे मामले को समझने के लिए 2010 में हमको जाना होगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 1994 का जो एक्ट था मध्य प्रदेश में लागू था वो एज इट इज छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। उसके बाद जो यहाँ की जो जाति समीकरण, जाति स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश से बिल्कुल अलग है। यहाँ ओबीसी की आबादी ज्यादा है, यहाँ अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा है। तो उस समय ये जो फैसला है सोमवार को जो आया उच्च न्यायालय का, यह भारतीय जनता पार्टी के नियत में खोट को प्रमाणित करता है। आपको याद होगा आरएसएस जो है वो भाजपा को चलाने वाले संगठन के लोग हैं, भाजपा तो मुखौटा है। मोहन भागवत का बयान आपको याद होगा कि अब समय आ गया है समीक्षा करके आरक्षण को खत्म करने का। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है और ये जो अपील हुआ इसके खिलाफ, जो 2011 में ये अमेंडमेंट लाए, 2012 में जो अपील हुआ, वो जो इन्होंने अनुसूचित जाति का आरक्षण जो 4% घटाया, तो अनुसूचित जाति के लोग न्यायालय गए। अगर उस समय सहमति बना ली गई होती, उस समय सबके साथ में न्याय होता। मूल बात आदित्य जी, जो छत्तीसगढ़ के 97% जो स्थानीय आबादी है उसमें 52% ओबीसी है, 32% एसटी है, 13% अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो उनके हित के लिए भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दिखावा करते रही। 2010 में जो ननकीराम कंवर तत्कालीन गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उसके हजारों पेज का जो रिपोर्ट है वही सबमिट नहीं किया गया। जब हमारी सरकार आई 2019 में, माननीय हमारे महाधिवक्ता जो थे वो स्वयं न्यायालय से निवेदन किए कि जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं किया गया, उसको हमें अनुमति दी जाए। तो माननीय न्यायालय का यही कहना था कि जो शपथ पत्र उस दौरान तत्कालीन रमन सिंह के समय में जो प्रस्तुत किया गया था उसमें इसका जिक्र ही नहीं है, इसलिए उसको अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया गया। तो ये पाप जो है वो भाजपा के रमन सरकार का है। जवाब देखिए सुरेंद्र जी का, जल्दी फटाफट जी। देखिए, विगत 4 वर्षों में भूपेश बघेल की सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत किया, उसके कारण जो है यह विधेयक अपास्त घोषित हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने कर्नाटक की रत्न प्रभा कमेटी की तर्ज पर जो एक पदोन्नति के लिए मनोज पिंगुआ कमेटी बनाई गई थी, उस मनोज पिंगुआ कमेटी के रिपोर्ट को दाखिल किया। उस मनोज पिंगुआ कमेटी के रिपोर्ट के साथ आदित्य जी, मनोज पिंगला इस याचिका से कोई संदर्भ नहीं है। ये हाईकोर्ट का डिसीजन मेरे सामने है, पढ़ ले विकास जी। स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो इनके समय में इनके पाप है भारतीय जनता पार्टी के, और ये भी एक और झूठ बोल रहे थे 2003 में संविधान में संशोधन का अधिकार के राज्य सरकार को है। 1995 में 1994 में
77वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया यूपीए के समय में, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण के जो है वो फिर से लागू किया गया। और उसके बाद 2006 में नागराज कमेटी में नागराज मामले में उसको बरकरार रखा गया। तो ये आरक्षण विरोधी लोग ये आदिवासी वर्ग के हित का ध्यान नहीं रखा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, की बात करते हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ 1995 में कांग्रेस ने जिस दिन उच्च न्यायालय में आरक्षण ये प्रोसीडिंग में है, इन्होंने उस कमेटी के आरक्षण के मुद्दे पे दाखिल ही नहीं किया, ये प्रोसीडिंग में दर्ज है। ये कितना झूठ बोलेंगे। साहब एक लाइन का जवाब, क्या ननकीराम कंवर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस जो सिफारिशें थी, क्या आपने उसको शामिल ही नहीं किया गया, दाखिल ही नहीं किया गया। देखिए यदि 2012 में यदि हमारा विधेयक गलत होता, 2012 से लगातार याचिकाएं लगी, जवाब नहीं देंगे यदि याचिकाएं लगी, यदि हमारा विधेयक गलत होता, हमारा विधेयक यदि गलत होता, उनकी नियत में उच्च न्यायालय मैं तो आपको बता रहा हूँ। हाँ या ना, वो सिफारिशें आपने कोर्ट में प्रस्तुत की कि नहीं की? 2018 तक इस नहीं विधेयक को 2018 के बाद आज कांग्रेस की शासनकाल में विधेयक अपास घोषित हुआ है। इस अपास घोषित होने में कांग्रेस ही जिम्मेदार है। ठीक है, कांग्रेस ने जो है हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं किया। एक सवाल सबसे बड़ा यही है कि इसका नुकसान उठाएगा कौन? बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ SC, ST, OBC वर्ग है, बड़ा नुकसान है। देखिए, अब इसका नुकसान निश्चित तौर पर देखिए आने वाले 2023 में भी होगा। बीजेपी को होगा कि कांग्रेस को होगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन हाल फिलहाल जिन बच्चों का नुकसान होगा, इस वर्ग के जो लोग हैं जिनको फायदा मिल सकता था, उसकी जिम्मेदारी कहां तय की जाएगी? बिल्कुल, जैसे जिस काफी गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री जी जो स्टेटमेंट दिए हैं और वो स्वीकार किए हैं कि इससे छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं जिनको ये बेनिफिट मिलना था उनका नुकसान है, तो हृदयता दिखाते हुए कोई CM इस तरह से बात करे तो यह गंभीर विषय तो है ही। अब बात ये आती, हमें याद है आदित्य जी कि भारत के संविधान में पहला संशोधन जब उस समय कानून मंत्री होते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो पहला संशोधन था और वो भी आरक्षण के ऊपर था और वो विषय था OBC आरक्षण। अब यहाँ पर जैसे सुरेंद्र वर्मा जी का जो कहना था, आबादी के हिसाब से ये जो परसेंटेज भी रखे बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर मूल बात ये आ रही है कि इसका उत्तर यही है कि छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से आदरणीय सतीश चंद्र वर्मा जी माननीय न्यायपालिका के साथ जो संवाद किए, ये इस बात का परिणाम है कि यह सरकार प्रयास की है। लेकिन उस समय के जो जिम्मेदार लोग थे वो इस डॉक्यूमेंट्स को नहीं रख पाए। तो और इसके साथ साथ दूसरा ये सवाल है, 50 से 58 आरक्षण का प्रतिशत हुआ तो यह संवैधानिक हो गया। 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस आरक्षण को 72% तक पहुंचा दिया। क्या आने वाले समय में इसमें भी दिक्कत करेगा ये आदेश? देखिए, अब इसमें एक बात आ रही है, जो विधेयक जो है और जिस तरह से इंदिरा साहनी कमेटी जजमेंट का जो रिकमेंडेशन रहा है, तो टोपोग्राफी के हिसाब से, भौगोलिक सिचुएशन, हम कह सकते हैं लोकेशन के हिसाब से, या फिर स्टेट गवर्नमेंट रीसफल कर सकती है, या भी गुंजाइश है। तो जब ऑटोमेटिक पूर्व की सरकार 58% रखी थी, तो भूपेश सरकार इसको उस दृष्टिकोण से, जैसे तमिलनाडु उदाहरण है या अन्य कुछ स्टेट उदाहरण है, उस नियत से, सही नियत के साथ वो रखने का प्रयास की। लेकिन देखिए आदित्य जी, सिर्फ 20 सेकंड लेना चाहूंगा। जब तक अब कोई बड़ी बेंच में, बिल्कुल वो कम से कम 11 जज का बेंच होना चाहिए, या फिर संविधान में संशोधन होगा तभी हो पाएगा। लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ शासन के पास गुंजाइश है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है और वो इसके, हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए फ्रूटफुल होगा। और जस्ट लाइक तमिलनाडु राज्य में जैसा 69% है, यहाँ की सरकार काफी संजीदा के साथ, परिपक्वता के साथ बात को रखेगी। मरकाम साहब, मेरा एक सवाल है और बहुत स्पष्टता के साथ जवाब मैं आपको चाहता हूं कि क्या आरोप लगता रहा है कि केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करना चाहता है। ये जो बात आ रही कि ननकीराम कमेटी वाला जो रिपोर्ट है आपने नहीं रखा, क्या ये मानते हैं कि ये भूल थी?
और दूसरी बात, मैं आपको मंच दे रहा हूं, अपना चैनल दे रहा हूं, आप क्या ये बोलते हैं जनता के सामने कि हम हमारी सरकार आएगी या घोषणा पत्र में हम ये शामिल करेंगे जो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई आरक्षण में, हमारी सरकार आएगी तो हम जो आरक्षण का वादा किए थे वो आरक्षण हम आम जनता को देंगे? आप कह सकते हैं इस मंच पे? बिल्कुल। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, हम आरक्षण के समर्थक हैं। आरक्षण कोई हमको भीख में नहीं मिला है, आरक्षण हमारा अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको बराबर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2011 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दिसंबर 2011 में हमने आरक्षण संशोधन अधिनियम लाया था। 2012 से लेकर 2018 तक न्यायालय में, उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाएं लगी। यदि हमारा वो अधिनियम गलत होता, मैं भी कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि यदि हमारा वो अधिनियम गलत होता तो उच्च न्यायालय में याचिका लगते ही कोर्ट जो है माननीय न्यायालय स्टे देते। ननकीराम कंवर साहब की कमेटी बनाया किसने था? अमरकाम साहब जी, ननकीराम कंवर जी वाली कमेटी बनाया किसने था? ननकीराम जी कमेटी प्रदेश सरकार ने ही बनाया था। बिल्कुल, प्रदेश सरकार ने बनाया था। शामिल क्यों नहीं किया आपने? उसके सिफारिशों पर ही आरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो उसमें सिफारिशों को कोर्ट में जानकारी दी गई, क्योंकि ये सब कहना कि आपने उसकी सिफारिशों को उस कोर्ट में समय रखा। तक तो उसकी आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि ननकीराम कंवर जी की जो कमेटी थी, उसी कमेटी ने रिकमेंड किया कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उसी के हिसाब से जनजाति वर्ग को 32% का आरक्षण दिया गया और एससी समाज को 12% का आरक्षण दिया गया। वर्मा साहब, बहुत सामान्य सा सवाल है और मैं चाहूंगा कि जनता देख रही है, जनता के लिए हम बात करें। एससी तक आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, आपको ही मालूम है, जाएंगे, केस लगेगा, फैसला आएगा, बहुत लंबा समय लगेगा। क्या ये उम्मीद की जाए कि इस बीच जिनका नुकसान हो रहा है उसके लिए सरकार कोई अध्यादेश लेकर आए, कम से कम जो लोग हैं उनका नुकसान ना हो? सरकार क्या इस विषय पर करने जा रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाला मामला, चंद्रशेखर साहब भी बैठे हैं, मरकाम साहब भी बैठे हैं, समय लगता है, 2 दिन में कोई डिसीजन नहीं होता, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। कोई अध्यादेश के सहारे क्या सरकार जितना नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई करने की कोशिश करेगी? वर्मा साहब जी, थोड़ी देर पहले आप ही ने जिक्र किया था 15 अगस्त 2019 के अध्यादेश का। ये भूपेश बघेल सरकार का कमिटमेंट है। ये तो 58% ना, मैंने पहले भी कहा 97% स्थानीय आबादी का हित जिससे प्रभावित होता है वो भूपेश बघेल सरकार का कमिटमेंट है। 27% ओबीसी भी, 32% एससी भी, एसटी भी और 13% एससी भी, और उसके साथ साथ सवर्ण वर्ग के जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनके लिए 10%। तो ये भूपेश बघेल सरकार का कमिटमेंट है और इसके लिए इनके तरह दिखावेबाजी नहीं, फुल प्रूफ प्लान के साथ जस्टिस छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया गया है। और यही नहीं, प्रत्येक ग्राम सभा के सामान्य सभा में, ग्राम सभा में, स्थानीय निकाय में, नगरीय निकाय के, नगर निगमों के सामान्य सभा में उसको पास भी किया गया। दावा आपत्ति के साथ आधार से लिंक है, राशन कार्ड से लिंक है। तो इतना फुल प्रूफ डेटा अगर देश में कहीं है तो वो केवल छत्तीसगढ़ में, और उसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और ओबीसी आरक्षण भी लागू होगा। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हमने तो 1995 में 16(4) ए जोड़ा था संविधान में संशोधन करके, जो साहनी प्रकरण के बाद में, और उसको कोर्ट ने 2006 में बरकरार भी रखा। तो ये कांग्रेस की नीयत और नीति है और भाजपा की नीति में शुरू से नीयत में खोट है और ये चाहते ही नहीं थे। इसीलिए जो मूल डाटा था, जो ननकीराम कंवर आयोग का, वो न्यायालय में पेश ही नहीं किए। बिल्कुल। तो देखिए, आरक्षण पर वार पलट जारी है, लेकिन सवाल यही है जिसका नुकसान होगा उस जनता के नुकसान की आखिर भरपाई करेगा कौन? आज के मुद्दे में आप सभी लोगों को मेरे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।